सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हमारे कोर्स में हुआ है F6 के, दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ प्रॉपर्टी इनकम। छोटा सा अमेंडमेंट है, जरा उसकी तरफ देखते हैं। प्रॉपर्टी इनकम के चैप्टर में हमने देखा था एक फाइनेंस कॉस्ट होती है। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, उसके अगेंस्ट में आपने कोई भी लोन वगैरह ले रखा है, कोई लोन फैसिलिटी वगैरह दे रखी है, तो उस लोन फैसिलिटी के कुछ इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, उसका रिडक्शन आपको मिलता था। अब इस असेसमेंट ईयर से उसमें चेंज आया है। नाउ द प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंस कॉस्ट सेज, पहले प्रोविजन ये कहता था कि भाई आपकी जितनी भी कॉस्ट लगी है इंटरेस्ट की, ठीक है, उसका 25% आप रिडक्शन क्लेम कर सकते थे और 75% जो अमाउंट है उसका आपको बेसिक टैक्स रिलीफ मिला करता। अब इस अमेंडमेंट को इस अमेंडमेंट से इसमें चेंज ऐसा है कि अब आपको वो जो 25% रिडक्शन मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। अब पूरा का पूरा 100% ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट जो है उसका रिडक्शन आपको लास्ट में जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो वहां पे 20% की बेसिक रेट पे आपको रिडक्शन मिले। सो अमेंडमेंट कुछ इस तरीके है। Owners of the residential property that live in their own property do not get tax relief for their mortgage cost as a part of government's overall housing strategy। ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी 2017-18 में और ग्रेजुअली उसमें आप जो डिडक्शन मिल रहा था उसको रिड्यूस करते जा रहे हो। सो फॉर 2020 and 21 tax relief is given on the finance cost will be given at the basic tax rate by deducting the taxpayer's final income tax liability। बेसिकली आपकी जो भी फाइनेंस कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करो 20% आपकी बेसिक टैक्स रेट के ऊपर, और उतना जो अमाउंट है वो आप अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से डिडक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, Adam owns a residential property that he lets out. During the tax year 2021, he received rent of 15,000 and paid the following expenses: agent fee 1,000 rupees की, insurance 1,500 का, gardener's cost 1,300 के, insurance cost of the on the loan to acquire the property at 7,500। During the tax year 2021, Adam also has a trading income of 42,000 and the bank interest of 800। ठीक है। सो अब अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो वहां पे हम प्रॉपर्टी इनकम को इंक्लूड करेंगे। तो जब प्रॉपर्टी इनकम आप कैलकुलेट करोगे अब, सो वहां पे कुछ चेंज आएगा। मैं जब अब प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करूंगा तो 15,000 का मुझे रेंट मिला है, उसमें से अपन कुछ लेस कर सकते हैं अलाउबल डिडक्शंस। सो उसके अंदर एजेंट फी आप लेस कर सकते हो, आप इंश्योरेंस को लेस कर सकते हो 1,500 के, ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो डिडक्ट गार्डनर्स कॉस्ट दैट इज 1,300। सो अब जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी दैट वुड बी 11,200। बट अर्लियर जो अमेंडमेंट से पहले, जब अमेंडमेंट ये नहीं आया था, तब हम क्या करते थे, तब हम 15,000 की कॉस्ट इनकम लिया करते थे, उसमें से डिडक्शन के अंदर वही 1,000 रुपीज का एजेंट फीस तो आप लेस कर ही सकते हो, इंश्योरेंस को लेके प्रोविजन आपके सेम थे, आप इसको भी लेस कर ही सकते हो, और गार्डनर्स की कॉस्ट के लेकर के प्रोविजन भी सेम थे, आप इनको भी लेस कर सकते हो। साथ साथ में आप क्या कर सकते थे, आपकी फाइनेंस कॉस्ट का 25% आपको यहाँ डिडक्ट करने का मौका मिलता है। तो फाइनेंस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 25%, तो 1875 आप ये अमाउंट और लेस कर सकते थे यहाँ। सो बिफोर अमेंडमेंट योर प्रॉपर्टी इनकम वुड हैव बीन 9325, बट आफ्टर अमेंडमेंट अब ये 11200 होगी। सो अब इस इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या होगा, हम बोलेंगे जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे इस पर्सन की, तो उस फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अंदर से आप 7500 मल्टीप्लाई बाय 20%, 7500 मल्टीप्लाई बाय 20% दैट इज 1500। आप 1500 का अमाउंट डायरेक्टली लेस कर सकते हो उस पर्सन की फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अंदर। सो इस क्वेश्चन में हमने ये कर रखा है, देखो हमने इस पर्सन की नॉन सेविंग्स इनकम में ट्रेडिंग इनकम और प्रॉपर्टी इनकम लिखी, सेविंग्स इनकम में चली गई इसकी बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद में आपकी टोटल इनकम निकाली, आपने पीए लेस करा, उसमें से 12,500 का आपने टैक्स निकाला। अब टैक्स निकालने के लिए हमें पता है कि भाई सेविंग्स इनकम के ऊपर क्योंकि ये हायर टैक्स रेट में आ रहा है तो 500 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो हमने इसको सेविंग्स की इनकम में से 500 पे 0%, 300 जो बच रहा है उस पर 40% का टैक्स दिया। सेविंग्स में बेसिक इनकम में भी 37,500 पे 20% का टैक्स, और जो भी बच रही है उसके बाद की इनकम उसके ऊपर 40% का टैक्स निकाला। ठीक है, इसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपको निकल के आती है 8900। लेकिन इसमें से हम लेस करेंगे कौन सा, बेसिक टैक्स रिलीफ ऑन द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी की इनकम पे जो आपने फाइनेंस कॉस्ट पे करा है उसका बेसिकली इंटरेस्ट का, तो वही 75,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 1500 आपने लेस कर लिया। अब इस पर्सन की जो रिवाइज टैक्स लायबिलिटी निकल के आई है दैट इज 7,400। ठीक है, तो ये चेंज आया है
अब से पहले क्या होता था, पहले अगर आप निकाल रहे होते तो आपकी प्रॉपर्टी इनकम निकल के आती 9325 की, बट इस अमेंडमेंट के बाद से अब जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम निकल के आएगी दैट विल बी 11200। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपसे फाइनेंस कॉस्ट का जो रिडक्शन है वो आपको नहीं मिलता है प्रॉपर्टी इनकम में, सीधा आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से 100% रिडक्शन ले सकते हो एट द रेट ऑफ 20%, बेसिक टैक्स रेट पे मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी इनकम वाले चैप्टर के अंदर आपका अमेंडमेंट था। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई और अमेंडमेंट नहीं है, तो आप बाकी सारे प्रोविजन सेम पहले जैसे पढ़ते थे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। This conference will now be recorded. सो द नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हमारे कोर्स में हुआ है दैट इज इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस के चैप्टर में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पिछले साल तक ये मतलब आपके कोर्स का पार्ट नहीं था, इस साल से ये आपके कोर्स का पार्ट है। स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग का जो प्रोविजन ऐड किया है इट इज रिगार्डिंग कि भाई जो भी कोई बिजनेस अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई भी बिल्डिंग, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी स्ट्रक्चर अगर एक्वायर करता है या बिल्ड करता है तो उसको कैपिटल अलाउंस का बेनिफिट मिल सके उस पर्टिकुलर बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर। इस वजह से ये पर्टिकुलर प्रोविजन ऐड किया गया। ठीक है, ये प्रोविजन जो है इसको आपको अपने जो बाकी की जितनी भी एसेट्स हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स जो जिनके ऊपर अपने पूल वाले प्रोविजन पढ़ रखे हैं, चाहे वो मेन पूल की बात हो, चाहे वो आपके सिंगल एसेट पूल की बात हो, चाहे कोई सी भी हो, तो इनको इनसे अलग रखा जाता है। ठीक है, ये आपको प्लांट एंड मशीन के साथ में इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अपने आप में अलग तरीके से ही ट्रीट होगा। तो अगर एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक तो पूरा अपना कैपिटल अलाउंस का वर्किंग करनी पड़ेगी रिगार्डिंग दोस प्लांट एंड मशीनरी, चाहे मेन पूल चाहे सिंगल सेट पूल जो भी आपका बन रहा है उसके अंदर। ठीक है, देन आपको अलग से स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग की कैलकुलेशन करके उसको भी आपको मेन कैपिटल अलाउंस के अंदर ऐड करके फिर आपको फाइनल फिगर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलता है इसका फिगर। स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग का प्रोविजन जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है एज कंपेयर जो भी आपके प्लांट एंड मशीनरी के प्रोविजन है। ये कहता है, सिंपली सी बात है, आप जब भी कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, ठीक है, अब बिल्डिंग कुड बी एन ऑफिस, could be a factory, could be a admin department, could be a whole premise, could be a warehouse, storage facilities, कुछ भी हो सकती है, that counts as building। और स्ट्रक्चर के केस में हम बात करते हैं जहां पे आपने कोई टावर क्रिएट करा है, आपने कोई रोड क्रिएट करी है, ब्रिज की बात कर रहे हैं, टनल्स की बात कर रहे हैं, बोरिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, कोई फेंसिंग वगैरह की बात कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई चीज जो आपको उस जो बिल्डिंग की कैटेगरी में नहीं आती उनको हम स्ट्रक्चर्स के अंदर लेकर के चलते हैं। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट इज नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। बेसिकली अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है या कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया है एंड इट इज यूज्ड फॉर एनी रेसिडेंशियल पर्पस, देन वो आपके एसबीए के अलाउंस के बेसिस के प्रोविजन में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि नॉन रेसिडेंशियल का मतलब बेसिकली बिजनेस पर्पस के, ठीक है, जो बिजनेस के काम आने वाली चीज। तो हम कहते हैं where a business incurs expenditure on qualifying cost for new non-residential structures and building or renovation or extension to existing buildings on or after later 29th October 2018 they will be eligible for SBA। देखो 2018 के बाद ये प्रोविजन लगने स्टार्ट हुए तो हमें एक डेट दे रखी है, स्टार्टिंग डेट दे रखी है कि 29 अक्टूबर 2018 के बाद में आपने जो भी नए स्ट्रक्चर बिल्डिंग मतलब आपने बनाई है, स्ट्रक्चर क्रिएट करे या कोई इंप्रूवमेंट वगैरह करा है, रिनोवेशन वगैरह करा है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, तो वही काउंट होगा फॉर एसबीए अलाउंस। ठीक है, फॉर एसबीए सिर्फ वही बिल्डिंग या वही कॉस्ट इंकर अलाउड होगी जो 29 अक्टूबर 2018 के बाद में। बट अपने लेवल पे ये चीज एग्जाम में पूछनी जाएगी, अपने लेवल पे नॉर्मली ये चीज आपको मान के चलनी है कि भाई आपको 6 अप्रैल 2020 या 1 अप्रैल 2020 फॉर लिस्टेड कंपनी उसके बाद वाले ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको 2018 2019 वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर लिखा है वेयर द बिल्डिंग्स आर परचेस्ड एज अपोज टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, हम कहते हैं कि यार ना जब आप बिल्डिंग को परचेस कर रहे हो तो उस केस में एक दिक्कत होती है। देखो जब आप न्यूली कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको कॉस्ट पता होती है, ठीक है ना, जब आप बिल्डिंग को परचेस करते हो तो बिल्डिंग की कॉस्ट के ना लैंड की कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना, और लैंड की जो कॉस्ट है वो एसबीए के लिए क्वालिफाई नहीं करती। एसबीए कहता है कि भाई आपसे बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो या स्ट्रक्चर को बनाने में जो खर्चा कर रहे हो वही आपको अलाउंस के अंदर अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए अलाउड होगा, वही आपका क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है, क्वालिफाइंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। जो भी आपने खर्चा करा है फॉर लैंड, फॉर द पर्पस ऑफ लैंड या लीगल फीस वगैरह जो आपने पे कर रखी है वो आपकी अलाउड नहीं होते। अभी देखेंगे कौन से खर्चे अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो चक्कर क्या, जब आप कोई नई बिल्डिंग जो आप कंस्ट्रक्ट नहीं करा रहे, आपने बनी बनाई परचेज करी,
तो उसमें क्या, उसमें लैंड की कॉस्ट भी जुड़ी हुई होगी, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो वहां पे कहते हैं कि जब तक क्वेश्चन में बोल ना रखा हो, ठीक है, तब तक मान लेना कि एसबीआई अवेलेबल नहीं है उस बिल्डिंग के ऊपर जो आपने परचेज करी है, बट परचेज वाले के ऊपर भी एसबीआई मिल सकता है, अभी देखेंगे कैसे मिलता है, ठीक है। तो जब तक ना बोल रखा हो तब तक मानना कि इसके ऊपर नहीं है, जब तक बोल रखा है कि अगर बोल देगा तो आपको लैंड की कॉस्ट अलग से निकाल के देगा ताकि आप उसमें से लेस कर सको, ठीक है ना। तो वो हिंट मिल जाएगा आपको, या फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देगा कि इसके ऊपर आपको अलाउड है, इसके ऊपर अलाउड नहीं, जैसे। फिर अब रिलीफ कैसे मिलेगा सर, वो 18% वाला है क्या सर यहाँ पे भी कोई वो रिड्यूस वाला पॉइंट है क्या है? तो हम कहते हैं यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, स्टेट लाइन बेसिस पे 3%, बात खत्म। मतलब जो भी आपकी क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर स्टेट लाइन बेसिस पे आपको 3% का एनुअल अलाउंस मिलता रहेगा, फॉर जब तक आपने आपकी प्रॉपर्टी आपके पास में रखी हुई है और जब तक वो फुल्ली डेप्रिशिएट नहीं होती तब तक। द अलाउंस कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द डेट द असेट इज बॉट इनटू यूज इन द ट्रेड और द प्रॉपर्टी लेटिंग बिजनेस। भाई आपका जो भी ट्रेड है उसके लिए आप यूज में ला रहे हो, या आपका जो प्रॉपर्टी लेटिंग बिजनेस है उसके लिए आप यूज में ला रहे हो, तो जिस डेट को आपने प्रॉपर्टी को उस ट्रेड में यूज करने लाए हो तब तक, या उस डेट से पहले के जो भी खर्चे हैं वो आपके क्वालिफाइंग कॉस्ट हो जाएगी, अगर वो 29 अक्टूबर 2018 के बाद में इंकर हुई है तो, ठीक है। एंड उस डेट तक जो भी आप उस डेट से आप अपने बेसिकली कह सकते हो कि कैपिटल अलाउंस क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, इस लाइन से पता पड़ता है कि अपने को यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो भी अपने कैपिटल अलाउंस पड़ा था वहां पे अपन अपॉर्शनमेंट नहीं करते थे, हमें असेट कितने दिनों तक हमने फैक्ट्री में या हमारे प्रेमाइस में यूज करी है या हमारे बिजनेस में यूज करी है मुझसे फर्क नहीं पड़ रहा था, बट इस सेक्शन में फॉर एसबीए हमें अपॉर्शनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इट विल देयरफॉर बी टाइम अपोर्शन फॉर द फर्स्ट पीरियड। हम कहते हैं जो फर्स्ट पीरियड आप एक्वायर कर रहे हो उसमें आपने जितने भी महीने यूज करा और जब सेल कर रहे हो उस टाइम में भी जितने महीने आपने यूज करा उतने ही महीने का या उतने ही टाइम पीरियड का आपको अलाउंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है कि फॉर एसबीए अपॉर्शनमेंट किया जाता है, टाइम अपॉर्शनमेंट किया जाता है, कितने टाइम तक आपने एसेट यूज में ली है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। लेकिन जो बाकी के एसेट्स है उनके लिए हम ये चीज इंक्लूड नहीं करते थे, तो ये एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है फॉर एसबीए। अब क्वालिफाइंग कॉस्ट की बात करते हैं, कौन कौन चीजें क्वालिफाई कर सकती है। हम कहते हैं द बिल्डिंग इंक्लूड्स ऑफिस, रिटेल, होलसेल प्रेमाइस, फैक्ट्री, वेयरहाउस एंड द कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट। भाई आपने कोई भी ऑफिस की बिल्डिंग ली है, कोई भी रेंटल स्टोर या होलसेल प्रेमाइस आपने बिग बाजार वगैरह वाले जो एक्वायर करते हैं उस टाइप से, फैक्ट्रीज वगैरह में आपने कुछ नई फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री में कोई इंप्रूवमेंट करा है, वेयर हाउस स्टोरेज लोकेशन वगैरह आपने क्रिएट करी है, या इन बिल्डिंग्स में कोई सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट हुआ है आफ्टर 29 अक्टूबर 2018 के बाद, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड करते हैं रोड्स, वॉल्स, ब्रिजेस, टनल्स, आपके बोरिंग वगैरह, आपके टावर्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। आपके टेलीफोन के टावर्स वगैरह भी स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होते हैं। फिर आप कहते हैं क्वालिफाइंग कॉस्ट। अब क्वालिफाइंग कॉस्ट क्या होगी, हम कहते हैं क्वालिफाइंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड, लीगल फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तीन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ आपकी लीगल फीस जो भी आप पे करो, जो भी आपके यूं कह लो ना कॉस्ट है रिगार्डिंग दैट अप्रूवल ऑफ दैट प्रोजेक्ट, अप्रूवल कॉस्ट वगैरह, वो सारी फीसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। और जो भी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जो कैपिटल इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, उसको हम क्वालिफाइंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट इंक्लूड होता है, बट सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर में होना चाहिए, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर में हुआ तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करते। अब हम कहते हैं when an unused building is purchased from a buyer or developer, जब आप परचेज कर रहे हो अब इस बिल्डिंग को, तब क्या करोगे, तब देखो क्या होता है ना कि आपने परचेज प्राइस तो एक अलग पे करोगी, ठीक है ना। आपकी एक प्राइस होगी जो आपने परचेज प्राइस पे कर रखी है, ठीक। उसके अंदर दो कॉस्ट है, एक कॉस्ट तो है फॉर बिल्डिंग जो ओनली फॉर दैट बिल्डिंग है, और एक कॉस्ट इंक्लूडिंग है फॉर लैंड। तो हम कहते हैं जो लैंड वाला कॉस्ट है ना आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब अभी आप परचेज कर रहे हो फॉर एक अनयूज्ड बिल्डिंग जो पहले किसी भी तरीके से नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं आती थी, उसको अगर आपने एक्वायर करा है, परचेज करा है सीधा, तो वहां पे आपकी कॉस्ट में दो पार्ट होंगे, एक बिल्डिंग का होगा, एक लैंड का होगा। हम कहते हैं बिल्डिंग वाले के ऊपर तो एसबी अलाउड है, बट लैंड वाले के ऊपर एसबी अलाउड नहीं है, तो आपको इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, आपको इसको डिडक्ट करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट में से फॉर कैलकुलेटिंग द क्वालिफाइंग कॉस्ट फॉर एसबीए। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, सर अगर हमने कोई ऐसी एसेट परचेज करी, ये तो कौन सी एसेट थी पहले, जो अनयूज्ड है, मतलब जो पहले कोई भी दूसरा बिजनेस अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करा, हमने मान लो अब यहाँ पे कोई एक सेकेंड हैंड बिल्डिंग या परचेज करी है जो पहले से किसी ट्रेड पर्पस के लिए यूज आती थी, ठीक है, हमने वो परचेज कर ली, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपकी न्यू बिल्डिंग से केस में भी आ सकता है, आपने कोई न्यू स्ट्रक्चर बाय करा है,
ठीक है, तो वो आपसे पहले किसी और ने यूज नहीं कर रखा हो अपने बिजनेस के अंदर, तो वहां पे हम बात करें। यहाँ पे नॉर्मली न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू बिल्डिंग्स की बात आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई नया फ्लैट एक्वायर कर लिया, नया ऑफिस बिल्डिंग एक्वायर कर ली, नया ऑफिस एक्वायर करा है, या नई फैक्ट्री एक्वायर करी है, कुछ भी, वो यहाँ पे आएगा। बट अगर हमने कोई ऐसी बिल्डिंग एक्वायर करी जो पहले से कोई और ऑफिस वाला अपने ऑफिस के रूप में यूज करता है, हमने कोई सेकंड हैंड ऑफिस परचेस कर लिया लेट से, तो वहां पे क्या करेंगे? अब वहां पे हम कहते हैं कि भाई जो पुराना ओनर है, आपने जो परचेस प्राइस पे करी है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वी विल इग्नोर द परचेस प्राइस पेड बाय यू। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो कहेंगे जो प्रीवियस ओनर था, ठीक है ना, उसकी क्वालिफाइंग कॉस्ट कितनी है पता करो। जो प्रीवियस ओनर था उसकी क्वालिफाइंग कॉस्ट कितनी है वो पता करो, और उसी क्वालिफाइंग कॉस्ट के ऊपर आप भी एसबीए का अलाउंस क्लेम करते रहोगे। तो आपने जो प्राइस पे करी है एक्चुअल में हमें उससे कोई लेना नहीं, हमें तो मतलब है जो प्रीवियस ओनर की क्वालिफाइंग कॉस्ट थी उसको लेके चलिए। कब? जब आपने कोई सेकंड हैंड एसेट यूज करी, सेकंड हैंड कोई सेकंड हैंड बिल्डिंग परचेस करी जो पहले से कोई अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था। अब समझना, अगर सर हमने कोई एक फ्लैट परचेस करा जो रेसिडेंशियल, सॉरी एक मतलब एक हमने एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग परचेस करी है, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस के लिए भी कर सकते हैं। हमसे पहले वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा था और अब हमने एक्वायर करा, उस केस में क्या करें? उस केस में आप ये फर्स्ट वाला जो प्रोविजन था वही लगाओगे कि भाई आज से पहले ये जो प्रॉपर्टी ना ट्रेड पर्पस के लिए यूज नहीं हुई है, तो आप परचेस प्राइस में से लैंड की प्राइस डिडक्ट करोगे, ठीक है, और जो भी आपके फीस वगैरह आपने पे कर रखी है, लीगल फीस वगैरह कुछ पे कर रखी है, तो वो सब डिडक्ट हो जाएगी यहाँ पे, कमीशन वगैरह जो भी हो डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपका एसबीए बचा हुआ बिल्डिंग के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो जो आपने प्राइस पे करी उसके ऊपर। ठीक है, तो दो सिनेरियो, जब प्रॉपर्टी पहले फॉर नॉन रेजिस्ट्रेशन पर्पस यूज नहीं हुई है या बिल्कुल नई प्रॉपर्टी, तो उस केस में हम कहते हैं कि आप प्राइस में से लैंड की प्राइस को डिडक्ट कर लो और एसबीए से बिल्डिंग वाले पोर्शन पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो पहले ट्रेड पर्पस के लिए यूज हो चुकी है, तो उस केस में कहते हैं परचेस प्राइस को हम इग्नोर करेंगे, प्रीवियस ओनर की जो क्वालिफाइंग कॉस्ट है उसी के ऊपर आपको एसबीए मिलना, आप उसके ऊपर एसबीए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी परचेस प्राइस को वहां पे इग्नोर किया जाएगा। तो ये बाइफिकेशन एग्जाम में अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहते हैं? There is no pooling system for assets eligible for SBA, so they are kept separate from the other asset that qualify for the capital allowance. Any asset eligible for SBA will not be eligible for AIA. देखो हमने ये बच्ची मैं आपको पहले ही बोली थी कि भाई पूल्स के अंदर आप इनको इंक्लूड नहीं करते हो, SBA अपने आप में अलग से ट्रीट होता है, तो यहाँ पे कोई भी AIA वगैरह इनका कोई आपको डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, आप नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही AIA वगैरह देते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। ठीक है, किसी भी पूल वगैरह में भी इसको मेन पूल वगैरह में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अलग से अपने आप में अलग से ट्रीट होगा। फिर कहते हैं अब अगर आपने सोल्ड कर ली, आप परचेज नहीं करो, आप सेल कर रहे हो, तब क्या होगा? तो हम कहते हैं व्हेन एसेट इज सोल्ड एनी एसबीए क्लेम्ड विल इंक्रीज द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स फॉर द चार्जेबल गेन पर्पस। देखो आपने सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है चार्जेबल गेन आ सकता है कुछ, उसके ऊपर प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है एक तरीके से। ठीक है, तो हम कहते हैं वहां पे अगर आपने कोई भी एसबीए क्लेम कर रखा है, जितना भी एसबीए क्लेम करा था वो सारा का सारा आपके चार्जेबल गेन पर्पस के लिए आपकी सेल प्रोसीड को बढ़ा देगा, आपकी सेल प्रोसीड को बढ़ा दी जाएंगे इस वजह से। ठीक है, अब कहते हैं देयर इज नो बैलेंसिंग एडजस्टमेंट मेड ऑन सेल। हम कहते हैं कोई बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बायर विल टेक ओवर द रिमेनिंग अलाउंस। हमने वही कहा कि आप जो प्रीवियस बायर था, प्रीवियस ओनर था, उसके क्वालिफाइंग जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे आप अपना क्लेम करते रहोगे अलाउंस जितना भी हो रहा है। इफ नेसेसरी अलाउंस विल बी अपोर्शनड इन द पीरियड ऑफ डिस्पोजल। इसके लाइन का मतलब क्या है कि मान लो भी आपने मिड पीरियड सेल करा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि भाई आधे साल का जो बेनिफिट है वो प्रीवियस ओनर लेगा और आधे साल का बेनिफिट जो है वो न्यू ओनर लेगा। तो आपको अपॉर्शनमेंट का ध्यान तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ फोकस पॉइंट्स हैं आपको जो एग्जाम में ध्यान रखना है, नया सेक्शन है तो इसके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्या? ट्रीट ईच बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर सेपरेटली। हमने बात करी ली, पूल में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, हर बिल्डिंग हर स्ट्रक्चर को अलग अलग अपने आप में आपको ट्रीट करना। ट्रीट सेपरेटली टू द रेस्ट ऑफ द कैपिटल अलाउंस कंप्यूटेशन। हमने वही कहा कि आपको पूल वगैरह में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी की पूल की कैलकुलेशन अलग से करो, अलग से फिर नीचे आप अपने स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कितनी है। अगर दो हैं तो दोनों के अलग अलग, एक है तो एक की जैसे। प्रोराटा करना मत भूलना भाई, अलाउंस जो है वो प्रोराटा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोराटा अलाउंस वेयर द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग बॉट और सोल्ड पार्ट वे थ्रू द पीरियड। अगर आपने उसी साल के बीच में आपने बाय करा या सेल करा है तो जितने पीरियड आपके पास में रहा उतने पीरियड का आप क्लेम कर पाओगे। प्रोराटा अलाउंस आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नो बैलेंसिंग एडजस्टमेंट ऑन डिस्पोजल। जब आपका डिस्पोजल होता है तो उसमें आपको कोई भी बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, इंस्टेड एडजस्ट द कैपिटल गेन एंड लॉस बाय एडिंग द एसबीए क्लेम टू द सेलर्स प्रोसीड। हम कहते हैं भाई आपने जितना भी एसबीए क्लेम करा था उसको आप ऐड कर दोगे किसके अंदर? आपके सेलर की प्रोसीड के अंदर, उसके बेसिस पे आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लोगे।
ठीक है, तो आपको कोई डिस्पोजल में कोई अलग से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कहते हैं द न्यू ओनर ऑफ द असेट टेक्स ओवर द रिमेनिंग अलाउंस ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, WDA विल बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। वही हमने कहा प्रीवियस ईयर की क्वालिफाइंग कॉस्ट के ऊपर आप बेस करोगे और जो बचा हुआ अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन अपने पास में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2021, Orlando incurred the following expenditure on a new factory constructed to use in his business. लैंड आपने परचेज कराया 220 का, लेवलिंग ऑफ लैंड के लिए आपने पे करा 9000, फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट है आपकी 350 और प्लानिंग परमिशन के लिए आपने स्पेंड कर रहे हैं 2000। ठीक है, अब अपने पास में अलग अलग एक्सपेंडिचर है। अब हमें ध्यान रखना सिंपल सी बात, लैंड का खर्चा अलाउड नहीं है तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा, और साथ ही साथ में परमिशन, प्लानिंग परमिशन लीगल फीस की तरह है तो ये भी क्वालिफाई नहीं करेगी। तो हमारे दो एक्सपेंडिचर क्वालिफाई कर रहे हैं, एक लेवलिंग ऑफ लैंड वाला और एक आपका फैक्ट्री कॉस्ट। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर दिया क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर आपको निकल के आता है 359। अब आपको क्या निकालना है, फैक्ट्री वाज बॉट इनटू यूज ऑन 1 September 2020 और इसका ईयर एंड है 31 March 2021 का, तो आपने सितंबर से लेकर के मार्च तक यूज करा है अपने बिजनेस के अंदर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने आपने यूज करा, तो आपको सिर्फ 7 मंथ्स का प्रोविजन मिलेगा इस साल की। तो SBA निकालने के लिए हमने कहा क्वालिफाइंग कॉस्ट निकाली 359 की, लैंड की कॉस्ट और आपकी प्लानिंग परमिशन कॉस्ट आर नॉट एलिजिबल क्योंकि लीगल फीस और लैंड की कॉस्ट अपनी इंक्लूड नहीं होती। इस पे 3% का प्रोविजन लगेगा, 3% आपको मिल सकता था। तो पर ईयर आपको 359 मल्टीप्लाई बाय 3%, आपको 10,770 मैक्सिमम SBA मिल सकता है एक साल का, मैक्सिमम SBA मिल सकता है एक साल का कितना 10,770। बट यहाँ पे तो आपने सिर्फ 7 महीने यूज करा है तो हम उसको 7/12 से अपोर्शन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 6282.5, राउंड अप करके 6283। तो आपको इस साल इतना ही प्रोविजन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमने क्वालिफाइंग कॉस्ट निकाली, मल्टीप्लाई करा 3% से और प्रोपोर्शनेट करके देख लिया अगर आपने जितने साल का यूज करा। ये प्रोपोर्शनेट जो है ना ये नया है, ये हम फॉर अदर असेट्स प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के लिए नहीं करते थे, इस चीज का ध्यान रखना। मोटर कार्ड वगैरह में ये सब चीजें नहीं होती थी, सिर्फ SBA के लिए आपको ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द SBA implication for Alondro where the buyer if the building is sold for 7,50,000 on 1st December 2029 and the owner has a year end on 30th November। ओह अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई अब Alondro ने मान लो ये बिल्डिंग अपने पास में रखी अप टिल आने वाले 9 सालों तक आपने इसको यूज करते रहा और 1 दिसंबर 2019 को आपने इसको सोल्ड कर दिया, आपने इस बिल्डिंग को एक नेक्स्ट ओनर को सोल्ड करा है। तो अब एलांड्रो जो है हमारा सेलर हो गया और एक बायर है, मान लेते हैं अपन मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने इसको बाय करा है 7,50,000 की प्राइस पर। ठीक है, आज से 10 साल बाद। अब क्या होगा, तो हम कहते हैं सिंपल, अब एलांड्रो साहब सेलर है, तो जब ये सेल करेंगे तो इनको कुछ नहीं करना है, हम बोलेंगे अलाउंसेस आर अवेलेबल टू द डेट ऑफ डिस्पोजल फॉर एलांड्रो, जिस डेट तक आपने सेल करी तब तक आपको मिलेगा। भाई आपका ईयर एंड जो है ना वो आ रहा है, एलांड्रो का ईयर एंड है 31 मार्च का, तो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेकर के अप टू 1 दिसंबर तक आपने यूज करा, ठीक है ना। तो आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपने 8 महीने यूज करा एसेट को। ठीक है, 1 दिसंबर को भेज दिया तो नवंबर तक यूज करा, 30 नवंबर तक यूज करो, तो आपने 8 महीने यूज करा है। तो आपको जिस साल आपने सोल्ड करा है तो उस साल जो आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2030 का जो आपका ईयर एंड होगा उसमें आपको सिर्फ 8 महीने का प्रोविजन मिलेगा। तो वही 3,59,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो आपको 7,180 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा उस साल। अब बायर ने तो कितने पे करे सर 7,50,000, बट हमने क्या बोला था, देखो ये कौन सी, ये वो सेकंड हैंड एसेट है जो पहले से बिजनेस में यूज हो रही थी, जो पहले से बिजनेस में यूज हो रही थी। तो हमने क्या बोला, जब पहले से कोई बिजनेस में यूज कर रहा है तो वहां पे जो परचेज प्राइस होती है हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या करेंगे, जो पुराना ओनर था, प्रीवियस ओनर अपने केस में एलांड्रो है, एलांड्रो ने कितना क्वालिफाइंग कॉस्ट इंकर कराया हम तो उसी के ऊपर आपको भी अलाउंस देते रहेंगे। तो हमारे एलांड्रो की क्वालिफाइंग कॉस्ट 3,59,000 थी, उसका 3% बेनिफिट इसको भी मिलता रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पर्सन ने सर एक्वायर करा है 1 दिसंबर 2029 को प्रॉपर्टी, और इसका जो ईयर एंड है ना वो 30 नवंबर का है, तो मतलब इसका जो ईयर है वो स्टार्ट 1 दिसंबर से हो रहा है बेसिकली। तो इसका तो ईयर स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर से, तो जो इसका ईयर एंड होगा वो होगा आपका 30 नवंबर 2030 वाला। तो इसने तो पूरे साल यूज कर लिया अपने ईयर के अंदर, इसका जो ईयर है उसके हिसाब से इसने पूरे साल यूज करा, तो इसको पूरे 12 महीने का प्रोविजन मिल जाएगा, मतलब 10,770 इसको पूरा मिलेगा, क्योंकि इसने एक्वायर करा 1 दिसंबर 2029 को
और इसने इसका जो ईयर एंड हो रहा है वो 30 नवंबर को हो रहा है, तो इसके ईयर के हिसाब से तो ईयर के स्टार्टिंग में एसेट आ गई और पूरे साल एसेट यूज करते रहे, तो हम इसको पूरे 12 महीने का डिडक्शन दे देंगे, दैट विल बी 10,770। ठीक है, तो ये आपका एक चेंज आया है विद रिगार्ड्स टू एसबीआई, एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है। कैलकुलेशन एग्जाम में वो कंपैरेटिवली इजी आएगी, इट इज कंपैरेटिवली इजियर सेक्शन। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन नहीं करोगे एज कंपेयर टू योर प्रोविजन रिगार्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर का, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, पूल वगैरह के प्रोविजन है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके क्वेश्चन भी इजी आएंगे, बट ये नया प्रोविजन है तो ये एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। चीजों का ध्यान के रखना भाई, एक तो ये कि यहाँ पे पूलिंग वाले प्रोविजन नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट 3% के बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगा, प्लस यहाँ पे पहली बार प्रो राटा अलॉटमेंट या आप कह लो प्रो राटा अलोकेशन या अपोर्शनमेंट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अनदर थिंग टू रिमेंबर इज कि जब आप प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हो, जब आपने कोई अनयूज प्रॉपर्टी जो पहले किसी भी ट्रेड पर्पस के लिए यूज नहीं हुई थी, या कोई नई प्रॉपर्टी आपने बाय करी है, कंस्ट्रक्ट नहीं करी है, बाय करी है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि आपकी जो परचेज प्राइस है उसमें से लैंड वाला पोर्शन आप डिडक्ट कर लो, बचे हुए बिल्डिंग वाले पोर्शन पे आपको क्वालिफाइंग कॉस्ट मान के उसके ऊपर आप एसबीए क्लेम कर सकते हो। इसी का उल्टा, जब आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करी जो पहले से किसी और बिजनेस वाला यूज कर रहा था अपने बिजनेस पर्पस से, ट्रेड पर्पस से, जैसे अपने इस क्वेश्चन में देखा है, उस केस में बोलते हैं हम परचेज प्राइस को इग्नोर करते हैं और जो पुराने प्रीवियस ओनर की जो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है, क्वालिफाइंग कॉस्ट थी, उसी के ऊपर आपको भी 3% का एसबीए मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके बच्चों, तो ये आपका जो अमेंडमेंट था दैट इज रिगार्डिंग टू कैपिटल अलाउंस। इसके अलावा कैपिटल अलाउंस वाले चैप्टर में कोई और अमेंडमेंट नहीं है।